आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चों के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है सॉल्व होने लग जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चंस का लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद 80% इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में। मैं बहुत कुछ यहाँ पे लेके आया हूँ, चार्ट वगैरह लेके आया हूँ, कैसे मैं रिवाइज करता था वगैरह वगैरह। यहाँ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। यहाँ पे क्लास में एक प्रो टिप डिस्कस करेंगे, और ऐसी कोई भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक नया पर्सपेक्टिव भी देगी। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाने से पहले, अगर आप किसी भी चैप्टर को उठाते हो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने जाने से पहले आपको 2 चीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलाज है उसको मेमोराइज कर लो, और दूसरे उस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है, बच्चे नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते, और इसी कारण जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो उनको कुछ हवा ही नहीं लगती, उनको लगता है क्या पूछ दिया। सबसे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 चीज तो मैंडेटरी है ही, कि आपको सारे फॉर्मुलाज याद है उस चैप्टर के और आपको सारे कंसेप्ट पता है। अब ये कैसे होगा, आपको क्या करना है, अपने रिवीजन सेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। एक होगा फॉर्मुला सेशन और दूसरा होगा कंसेप्ट सेशन। अब फॉर्मुला सेशन का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो आप सुबह उठे और आपने सोचा कि आज मैं फॉर्मुला सेशन रखता हूं, मतलब मैं सिर्फ हर चैप्टर के फॉर्मुलाज को ही रिवाइज करूंगा, मैं कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करूंगा। इससे 2 फायदा होता है, एक आप फटाफट रिवीजन करते हो, जब आप फॉर्मुला पे फोकस करो तो सिर्फ फॉर्मुला पे फोकस करो, और जब आप कंसेप्ट पे फोकस करो तो सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। इसकी मैं इन शॉर्ट बताता हूं कि आपको कैसे ये रिवाइज करना होता है। तो क्या होता है कि आपने कोई भी अपना लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाया हुआ है या फिर शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। आपको क्या करना होता है, सारे फॉर्मुलाज को एक कलर से हाईलाइट करना होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मुलाज को येलो में हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और जितने भी कंसेप्ट है उसको एक कलर में हाईलाइट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अब सब कुछ हाईलाइट मत कर देना, बस वो करना जो आपको लगता है हाँ मैं भूल सकता हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट लग रहा है जो कि आ सकता है पेपर में, तो उन कंसेप्ट को आप हाईलाइट करना। तो अब क्या करोगे, जब आपका फॉर्मुला सेशन होगा तो आप सिर्फ फॉर्मुलाज को देख लो क्योंकि आपका हाईलाइटेड अच्छा हाँ ये है, और अगर आपका कंसेप्ट सेशन तो सिर्फ आप कंसेप्ट को देख लेते हो। तो इस तरीके से आपको अगर शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाना है इस मोमेंट ऑफ टाइम में, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, तो आप इस तरीके से भी अपना एक इनडायरेक्ट शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। अब बिना कोई देरी के वीडियो के मेन टॉपिक पे हम लोग आगे चलते हैं। तो आओ देखते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले एक बार आपने फॉर्मुला रिवाइज कर लिया, आपको सारे कंसेप्ट पता है, अब आपको देखना है इन जो फर्दर मैं टिप्स आपको यहाँ पे दूंगा, 4 टिप्स होंगे, एक उसमें प्रो टिप होगा। अगर इस 4 टिप को आप किसी भी क्वेश्चन पे लगाते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका 95% गारंटी है, अगर वो काफी ज्यादा ही अलग ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं है तो। अब सबसे पहले टिप पे आते हैं। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया और आपको लग जाता है कि ये क्वेश्चन लेंदी है, तो आपको डायग्राम बनाना मस्ट हो जाता है उस क्वेश्चन के लिए, अगर उस क्वेश्चन में पहले से डायग्राम नहीं दिया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आपका क्वेश्चन लेंदी है या फिर कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, तो वहां पे आपको एक रफ डायग्राम बनाना है पढ़ते पढ़ते। दूसरा टिप है, जब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आप या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को अंडरलाइन करते जाओगे, मतलब जो भी वैल्यूज दी होती है कि इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रॉप किया गया है, इन सारे की पॉइंट्स को आपको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए जाना है। जो बच्चे एकदम बिगिनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं वो ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि आप स्कूल के टाइम में अपना गिवन लिखते थे, तो आप गिवन करके भी लिख सकते हो। और अभी इनिशियली तो गिवन लिखना ही लिखना, क्योंकि उससे आप इनिशियली आपका ब्रेन इतना ट्रेंड नहीं रहता है कि आप दिमाग में ही सोच पाओ कि अच्छा ये दिया है तो ये निकालना है, ठीक है। तो आप अगर गिवन लिख लेते हो तो अच्छा हाँ आपको आंख के सामने दिख रहा होता है कि हाँ मेरे पास ये है और मेरे को ये निकालना है, तो आपका दिमाग इजीली आंसर तक पहुंचने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो इनिशियल जब आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको गिवन लिखने की आदत बना लेनी चाहिए, बाद में आप उसको अंडरलाइन करने के हैबिट से रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड टिप पे। थर्ड टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप किसी भी टीचर का आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप देखते होगे कि सर जब क्वेश्चन पढ़ते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो वो कभी भी एक बार में क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, वो एक पार्ट पढ़ते हैं, फिर उसका जो भी गिवन वैल्यू वो लिखते हैं या फिर उसका उस पार्ट का डायग्राम बना लेते हैं, फिर अगला लाइन पढ़ते हैं, उसके लिए वैल्यूज लिखते हैं या डायग्राम बना लेते हैं। तो मतलब वो पार्ट वाइज क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बारे में जो उनको समझ में आया वो साइड में लिखते जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो कि सबको दिख रहा होता है लेकिन कोई समझता नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पार्ट आपको रखना है कि आपको कभी भी क्वेश्चन को फर्स्ट से लेकर एंड तक नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को हमेशा पार्ट में पढ़ना है और जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको साइड में लिखते जाना है कि अच्छा हाँ ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये बताया गया है और ये डायग्राम इसका बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 आपके बेसिक टिप्स हो गए। अब इसको हम लोग 2 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं और बाद में एक प्रो टिप भी देखते हैं कि आप उससे किसी भी क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे जो कि नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब मैं एक टिप को आपको अप्लाई करते हुए दिखाऊंगा कैसे मैं इन 4 टिप को यूज करता हूं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको दिख जाता है कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, क्योंकि आपको पढ़ के समझ नहीं आ रहा है कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है, या फिर आपको जो कीवर्ड्स है वो दिख नहीं रहे। तो आप क्या करना स्टार्ट करोगे कि यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना लिया है। कैसे बनाया है, अब हम लोग सेकंड टिप पे आते हैं कि आपको कभी भी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना है, आपको पार्ट वाइज पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ते हो पार्टिकल इज रिलीज, तो आपने सबसे पहले कीवर्ड हाईलाइट किया रिलीज, ठीक है, क्योंकि रिलीज का मतलब क्या होता है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले। फिर कहां से रिलीज किया था, हाइट एस से रिलीज किया था, हाइट एस से रिलीज किया तो वो मैंने सरफेस से कितने हाइट से रिलीज किया वो यहाँ पे बना दिया।
एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। फिर बोला है कि किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स हो गई थी। तो मैंने एक पर्टिकुलर कोई भी रैंडम हाइट ले लिया x और वहां पे लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होगी, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि द हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ निकालना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे v कितनी है ये निकालना है। तो ये दोनों चीज आपको निकालनी है, ये मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से आपने 3 टिप फॉलो करते हुए अपना मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो जिसके ऊपर आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे वो तो आपने बना लिया। अब आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मैं स्टार्ट करूं इसमें, क्योंकि थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली नहीं सोच पाते हो कि कैसे हाइट निकालें। ठीक है, तो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि जिसमें आप सोच नहीं पा रहे हो कि करना क्या है, आपको कोई ना ही कोई फॉर्मुला समझ में आ रहा है ना ही कुछ ऐसा, तो जो उसमें दिया होगा, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये दिया इससे मैं थोड़ा स्टार्ट कर सकता हूँ, तो उससे स्टार्ट कर देना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हो कुछ नहीं दिया है, बस एक चीज दी हुई कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैंने आगे लिख दिया हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का उस पॉइंट पे क्या होगा mgx होगा, क्योंकि x हाइट पे है। ठीक है, और 3 टाइम्स है तो 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब mm कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये आ जाता है। ठीक है, अब आपको फिर सोचना है कि अच्छा मेरा ये तो आ गया, यहाँ पे मेरे को v दिख रहा है, x दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन के लिए x भी निकालना है, v भी निकालना है। अब ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं होता है जहां पे आप दोनों को एक साथ निकाल सको, हमेशा आपको एक ही की वैल्यू एक बार में निकालनी होती है। अब आप जब ऐसे एक स्टेप पे पहुंच जाते हो जहां से आपको समझ नहीं आ रहा हो आगे की आपको आगे क्या करना है, तब आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑप्शन। आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप डिसाइड करोगे आपको निकालना क्या। तो मैंने सोच लिया कि मेरे को x निकालना है। अब मैं जाऊंगा कि x यहाँ पे किस टर्म्स में दिया, तो आपको दिख रहा होगा s के टर्म्स में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का कोई रोल नहीं। इस चीज को देखते ही आप समझ जाते हो कि आपको इस क्वेश्चन से वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करना है। ये आपका एक अगला जो टर्निंग पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन का, वो ये हो गया कि आपको वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करना है। और ये आपको कैसे पता चला, जब आपने ऑप्शंस को देखा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आपको समझ नहीं आता कि आगे कैसे जाना है, तो आप ऑप्शंस को देखोगे किस टर्म्स में आपका आंसर है, फिर उस हिसाब से दिमाग लगाते हो कि अच्छा मेरे को अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है। जब ये है ही नहीं ऑप्शन में तो मेरे को चाहिए नहीं, अब v को कैसे सब्स्टिट्यूट करें, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। जैसे ही आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, आपको याद आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जाते ही आपको 3 फॉर्मुला याद आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। आपको अब सोचना है कि कौन सा इक्वेशन लगाएं। अब यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है और यहाँ से यहाँ आने का नहीं, आपको टाइम तो दिया नहीं है, कहीं भी दिया नहीं है, ना ही आप निकाल सकते हो खुद से, तो मतलब टाइम नहीं है, तो आपका ना ही फर्स्ट इक्वेशन यूज होगा ना ही सेकंड इक्वेशन यूज होगा, क्योंकि दोनों में आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है आपको वेलोसिटी निकालने के लिए। सेकंड में तो आप वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, तो सेकंड तो ऐसे ही हट गया। थर्ड तो आपका बचा कौन सा, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आप ऐसे यहाँ लगाते हो। तो इस तरीके से देख रहे हो कैसे आप ऑप्शंस को कैसे आप फॉर्मुलाज को एलिमिनेट कर रहे हो। अच्छा ये तो नहीं लग सकता, ये लगेगा, फिर ये लगेगा, तो आपको अच्छा ये लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि आपको वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करना है। इन तरीके से आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हो। इनिशियली तो ऐसे बढ़ते हो, बाद में आपका दिमाग खुद ब खुद काम करने लगता है। ठीक है, तो आपने क्या सोच लिया कि अच्छा मेरे को थर्ड इक्वेशन यूज करना है, तो थर्ड इक्वेशन आपने लिख दिया। अच्छा उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0 था, ये कैसे पता चला था, कीवर्ड से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है, v² माइनस 0² इज इक्वल टू 2g। अब यहाँ का जो s है डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ से यहाँ आने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको यूज करना होगा। वो कैसे होगा, सिंपल मैथ्स, ये पूरा हाइट s है, ये हाइट x है, तो मतलब ये जो हाइट होगा ये क्या होगा, s माइनस x। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया कि अच्छा ये जो होगा s माइनस x होगा। फिर मैंने यहाँ पे v² इज इक्वल टू सॉल्व किया, आगे ऐसा आ जाता है। फिर आप इसको, अब आपको क्या मिल गया, v² मिल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या था कि यहाँ पे v² को सब्स्टिट्यूट करना था, तो ये उठा के आपने यहाँ डाल दिया v² में। तो जब आपने ये डाला तो आपका सॉल्व होके फर्दर ऐसे आता है। फिर ये तो सिंपल मैथ्स है, करके आप आंसर निकाल लेते हो अपना। तो ये आ जाता है आपका x s/4। ठीक है, बाकी इसका सिंपल ट्रिक भी है जो कि मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको अप्रोच समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको अप्रोच आ गया तो ट्रिक वगैरह तो बाद में भी हो जाता है। ठीक है, एक तो चीज आपने निकाली, दूसरी चीज बची आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपने अभी इक्वेशन लिखा था v² के लिए, तो अगर आप अब यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गई s के टर्म्स में, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, x को सब्स्टिट्यूट कर दोगे s के टर्म्स में, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा और आपका सॉल्व होके 3sg/2 मतलब कि, और ये v² आ रहा है तो आपका v जो हो जाएगा √3sg/2 सॉल्व होके आ जाता है। ठीक है, अब आपने ये कैसे सोचा कि मेरे को x को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि आप यहाँ फिर से आगे देखो ऑप्शन में कहीं आपको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ s के टर्म्स में, मतलब आपको यहाँ से इस वेलोसिटी निकालने में x को हटाना है, तो x की वैल्यू आपने यहाँ लाके रख दी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में बढ़ते हो। तो ये तो आपका एक पहला डेमो था जिससे आपको मैंने कुछ बेसिक चीजें सिखाई। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रो टिप को यूज करते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करोगे, अपने 3 बेसिक रूल्स कि आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करोगे पार्ट वाइज। अब क्योंकि यहाँ डायग्राम दिया हुआ है तो आप डायग्राम इसमें नहीं बनाओगे। तो सबसे पहले जब पढ़ना स्टार्ट करते हो और पढ़ते हुए आप क्या करोगे, या तो गिवन लिखोगे या तो अंडरलाइन करोगे। इनिशियली गिवन लिखना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, जैसा कि
आपको दिख रहा होगा बिगिनर लेवल पर सोचना आसान हो जाता है थोड़ा। तो अब क्या करोगे, आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल, सी और आर रिस्पेक्टिवली, तीनों की अलग अलग दी हुई है, तो आपने यहाँ लिख दिया कि वी अक्रॉस एल सी आर दिया हुआ है। दूसरा चीज यहाँ क्या दिया हुआ है, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू LCR सर्किट इज 10√2 एम्पियर, तो मतलब करंट का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। अब ये आपके कंसेप्ट के रिवीजन वाले सेशन से समझ में आ गया होगा आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब I0 दिया हुआ है, ना कि IRMS, तो आपने यहाँ लिख दिया कि I0 आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज, तो Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीज करने के बाद, आपने जो तीनों बेसिक रूल्स लगाने के बाद, अब आपका आता है प्रोटिप। प्रोटिप क्या है कि आपको क्वेश्चन को हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है। मतलब कि आप देखोगे कि पूछा क्या है, मतलब निकालना क्या है क्वेश्चन में। दूसरी चीज क्या करोगे, फिर देखोगे गिवन क्या है, मतलब निकालना तो है लेकिन निकालने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फिर आपको डिसाइड करना है कि दिया क्या है, उस हिसाब से आप फॉर्मुला डिसाइड करोगे कि कौन सा फॉर्मुला यूज करना है। तो आपने देख लिया कि क्या क्या दिया है, फिर आप सोचोगे अच्छा इस गिवन के हिसाब से मैं कौन कौन से मेरे पास फॉर्मुलाज अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आप सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हो, जैसा कि अभी आपने पहले वाले डेमो में दिखा, और फिर आप अपना डिजायर्ड आंसर निकालते हो ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। आंसर कई हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डिजायर्ड आंसर आपको निकालना है, ठीक है। तो यही अब हम लोग यहाँ करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि निकालना क्या है, तो आपको पता चल गया कि इंपेडेंस निकालना है, ठीक है। जैसे आपको ये पता चला, अब आप देखोगे अवेलेबल फॉर्मुलाज कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको पता है इंपेडेंस का आपका एक तो ये फॉर्मुला होता है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो आप निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मुला आपका ये होता है VRMS IRMS। सोचते कैसे हो कि आपको दोनों फॉर्मुला दिमाग में आने चाहिए जब भी आप कर रहे हो। अगर आपने अच्छे से फॉर्मुला रिवाइज किया होगा तो आपके दिमाग में दोनों फॉर्मुलाज आ जाएंगे कि अच्छा इंपेडेंस को ऐसे भी निकाल सकते हैं, इंपेडेंस को ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर आपको आप सोचना होगा कि कौन सा यूज करें। तो उसके लिए आप देखो कि ना ही मेरे को यहाँ पे R दिया हुआ है, ना ही XL है, ना ही XC है, ना ही ओमेगा वगैरह है कि मैं XL और XC निकालूं। तो मतलब आप इस फॉर्मुला को तो यूज नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले इस फॉर्मुला को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि ये फॉर्मुला यूज तो हो सकता था लेकिन यहाँ गिवन में ऐसी चीजें नहीं है कि मैं इसको यूज कर पाऊँ। फिर आप सेकंड फॉर्मुला पे जाते हो, आप देखते हो कि अच्छा Z इज इक्वल टू VRMS बाय RMS शायद मैं यूज कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे गिवन में V भी है और I भी है। भले ही वो डायरेक्ट वो नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है, RMS वैल्यूज यहाँ चाहिए यहाँ पे, लेकिन V और I है, लेकिन मैं किसी तरीके से यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। तो आपने एक फॉर्मुला तो डिसाइड किया कि फाइनल फॉर्मुला आपको चाहिए क्या, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको आगे ले जाओगे, तो आपका फॉर्मुला डिसाइड हो गया कि फाइनल फॉर्मुला, इस पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब आपको क्या करना है, अब क्योंकि आपको यहाँ पे VRMS चाहिए और IRMS चाहिए, आपको दिख रहा होगा, तो आपको अलग अलग से IRMS निकालना होगा, VRMS निकालना होगा, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले IRMS निकालते हो। IRMS का आपको फॉर्मुला दिमाग में आना चाहिए कि IRMS इज इक्वल टू I0/√2 होता है। I0 की वैल्यू यहाँ दी हुई थी, आप वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो, आप आंसर यहाँ पे 10 एम्पियर निकाल लेते हो। तो आपका एक चीज मिल गया इंपेडेंस निकालने के लिए। दूसरा बच्चा VRMS। अब सोचते हो कि अच्छा VRMS LCR सर्किट में कैसे निकलता था। जैसे सोचोगे आपको एक फॉर्मुला याद आ जाएगा, ये वाला। इस फॉर्मुला में फिर आप, क्योंकि यहाँ पे सबकी वैल्यूज दी हुई थी 40 10 40, आप इसको वैल्यूज को यहाँ पुट करते हो, सॉल्व करके 50 निकाल लेते हो। तो आपका ये जो आ गया VRMS भी आ गया। उसके बाद आपको क्या करना था, वैल्यूज पुट करनी थी, तो वैल्यूज आप पुट करते हो यहाँ पे Z इज इक्वल टू 50/10 और 5 ओम आपका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके मन में एक ये भी डाउट आ सकता है कि यहाँ पे VRMS जो हम लोग निकालें, तो क्योंकि यहाँ पे 40 10 40 है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट नहीं है तो इसीलिए आपको यहाँ पे फेज डिफरेंसेस दिखेंगे अलग अलग में। इंडक्टर का अलग फेज डिफरेंस होगा, कैपेसिटर का अलग होगा, रेजिस्टेंस का अलग होगा, इसलिए आप यहाँ पे ये फॉर्मुला लगाते हो। तो ये सब आपको कंसेप्ट सेशन से आपको पता होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल लेते हो और आप सही आंसर टिक करके आगे चले जाते हो। आपने देखा होगा कि दोनों क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल का क्वेश्चन मैंने लिया था, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, जिसको अगर आपने मीडियम क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं तो उसमें से भी आधे सॉल्व हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन तो फिर बहुत ईजी होता है, डायरेक्टली फॉर्मुला पे आपको वैल्यूज पुट करनी होती है। तो अगर आप बेसिक जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस दिखते हैं पेपर में वो मीडियम लेवल के होते हैं, इसलिए मैंने मीडियम लेवल उठाया ताकि आप इसको समझ पाओ। अगर समझ गए तो आपको अप्रोच समझ आ जाएगी कि अच्छा किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो यही आपका एक अप्रोच है और कोई भी अप्रोच नहीं होता है क्वेश्चन का। ये इतना टाइम आपको नहीं लगता जितना मैं आपको समझाने में टाइम लगा रहा हूँ। मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 सेकंड नहीं लगता, क्योंकि आधी चीज़ तो मैं दिमाग में कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। तो ये सब चीज़ एंड में हो जाती है। तो अभी आप ये नहीं सोचोगे कि अरे भैया टाइम बहुत लग रहा है तो हम करेंगे नहीं, तो आपको इस वाले ऑप्शन में जाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इनिशियली टाइम ज़्यादा भी लगे, आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो आपका जो IQ है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए वो बढ़ता है। आप सोचने की कैपेसिटी जो है आपकी दिमाग की बढ़ती है, तो आप इजीली समझ पाते हो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये फॉर्मुलाज मेरे पास है, इसको मैं पुट कर सकता हूँ, अच्छा ये तो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे करके आप बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है फिजिक्स अगर आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए। तो यही वीडियो थी, होप कि मैंने आपको समझा दिया होगा कि कैसे आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन को एटलीस्ट 85-90% क्वेश्चन को तो आप इस अप्रोच से सॉल्व कर जाते हो। और अगर आप 85-90% क्वेश्चन को नीट में सॉल्व करने लग गए तो आप इजीली 150-155 मार्क्स के ऊपर चले जाओगे, जो कि अच्छा स्कोर हो जाता है फिजिक्स में एटलीस्ट। बाकी स्कोर आप केमिस्ट्री और बायो से उठा लो। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करो। जितने भी दोस्त हैं आपके जो फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं स्पेशली उनके साथ शेयर करो ताकि उनका थोड़ा भला हो। चलो बाय बाय।